आज का फर्स्ट प्रिंसिपल है साइंटिफिक प्रिंसिपल, जिसका नाम है साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब। पहले तो बच्चों पहला वर्ड क्या है? साइंस। साइंस को अंडरलाइन करके उसकी डेफिनेशन लिखेंगे बुक्स में। साइंस इज द सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। साइंस इज द सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। साइंस एक ऐसी बॉडी है जो नॉलेज देती है। अब साइंस में आपने लॉज पढ़े हैं, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ठीक है, लॉज पढ़े हैं, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करे होंगे लैब्स में जाके। तो बिजनेस स्टडीज भी एक साइंस की ब्रांच है। बिजनेस स्टडीज भी एक प्रॉपर साइंस है। वो कैसे है वो हम पढ़ेंगे अगले चैप्टर में। ठीक है, नॉट प्रॉपर साइंस बट साइंस तो वो है। अब देखो, कोई भी काम करना है अगर ऑर्गेनाइजेशन में ना, तो वो इंट्यूशन की बेस पे नहीं करना। इंट्यूशन मींस कि मैनेजर को ऐसा लग रहा है तो ये करना चाहिए, लगना नहीं चाहिए। उसके पीछे कॉज एंड इफेक्ट होना चाहिए। अगर एक मैनेजर बोल रहा है कि सेल्स बढ़ानी है, तो उसके पीछे इफेक्ट होना चाहिए कि कंपनी को हमने प्रॉफिट भी ज्यादा करके देना है। हिट एंड मिस मेथड्स का मतलब होता है तुक्के नहीं मारने कि आज ये करके देखते हैं शायद हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, आज हम ये करके देखते हैं शायद हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। हर चीज को करने का एक साइंटिफिक वे, एक साइंटिफिक मेथड होना चाहिए, जो हमें बताती है मेथड स्टडी, जो हमने पढ़ ली। हर एक वर्कर को क्या देनी चाहिए बीच बीच में? ब्रेक्स, जो हमें बताती है फैटीग स्टडी। अब मान लो एक मैनेजर है जपलीन कौर। जपलीन कौर ने एक प्रॉब्लम सॉल्व करी एक ऑर्गेनाइजेशन में, आज अपने मेथड से सॉल्व करी। आफ्टर 20 इयर्स सेम प्रॉब्लम आ गई। अब मेरे को ये बताओ, जपलीन ने जो उस टाइम पे किया था, क्या 20 साल बाद भी वही डिसीजन ले? 20 इयर्स में हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट क्या हो चुका होगा? तो जब वो वहां पे सही थी मे बी अपने टाइम पे, जरूरी तो नहीं है वो आज भी सही होगी अगर वो सेम करेगी। तो डिक्टेटरशिप नहीं होना चाहिए। डिक्टेटरशिप मतलब कि जो मैनेजर ने बोल दिया जरूरी नहीं वही होना चाहिए। तुम अपना भी दिमाग लगाओ कि जो मैनेजर ने बोला है क्या वो सही है आज की डेट पे। अपना मेथड भी यूज करके देखो। सिर्फ डिक्टेटरशिप का मतलब होता है जो उसने बोल दिया पत्थर पे लकीर, ये चीज नहीं। जब भी आपने काम करना है अपना भी माइंड को यूज करो, अपने साइंटिफिक मेथड्स को यूज करो, उसका कॉज एंड इफेक्ट जानो, तब वो काम करोगे, तब वो काम अच्छे से हो जाएगा। ये है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। रूल ऑफ थंब मींस डिक्टेटरशिप, अंडरलाइन एंड राइट डाउन। रूल ऑफ थंब मींस डिक्टेटरशिप। क्लियर है? मार्क द कीवर्ड्स फ्रॉम द केस। सबसे पहले है साइंटिफिक इंक्वायरी, सेकेंड लाइन। थर्ड लाइन इंट्यूशन, हिट एंड मिस मेथड्स। फिर आ जाएगा डिक्टेटरशिप, फिफ्थ लाइन। फिर आ जाएगा वर्क, स्टडी एंड एनालिसिस। 3 वर्ड्स हैं, वर्क, स्टडी एंड एनालिसिस। एक बार ये पढ़ लो, कोई डाउट है तो पूछो, फिर अगला करें जल्दी से। सेकेंड प्रिंसिपल ये कहता है कि हमें ना हार्मनी से काम करना है, मिलजुल के काम करना है, कॉपरेशन में रह के काम करना है, डिस्कॉर्ड मतलब लड़ाई झगड़े नहीं करने। अब वर्कर्स के माइंड में ये है कि उनको ना सैलरी कम मिलती है, और मैनेजमेंट के माइंड में ये है कि सिर्फ काम करते नहीं है, पैसे कमाने आ जाते हैं और हमारे ऑब्जेक्टिव्स टाइम पे अचीव नहीं होते। तो दोनों में कौन सा एटीट्यूड आ गया? नेगेटिव एटीट्यूड आ गया। तो हमें मेंटल रेवोल्यूशन को यहाँ पे लेके आना है। मेंटल रेवोल्यूशन का मतलब होता है both the parties should change their attitudes in a positive sense towards each other. क्लियर है? अगर वर्कर्स को मैनेजर्स फैमिली मेंबर्स की तरह ट्रीट करेंगे तो वर्कर्स भी अपना बेस्ट देंगे, अपना काम अच्छा करके देंगे। और वर्कर्स को भी ये सोचना चाहिए कि हम काम करने आए हैं यहाँ पे, सिर्फ पैसा कमाना हमारा मेन ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो यहाँ पे यूनिटी ऑफ डायरेक्शन भी आ गया। फ्योल का प्रिंसिपल नंबर 5, रिमेंबर? फोर्थ प्रिंसिपल वाज यूनिटी ऑफ कमांड, फिफ्थ प्रिंसिपल वाज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। सबको एक ही डायरेक्शन में लेके जाओ। अब जापान में ये होता है रियल में। जितनी भी जापानीज कंपनीज है ना, वहां पे कभी भी स्ट्राइक नहीं होती, वर्कर्स कभी भी स्ट्राइक पे नहीं जाते। अगर उनको अपनी बात कोई भी प्रॉब्लम होती है वो ब्लैक टाई डाल लेते हैं, जिससे उनके मैनेजर्स को ये पता लग जाता है कि ये बंदा खुश नहीं है। मैनेजर उसकी बात सुनता है, प्रॉब्लम क्या हो जाती है, काम नहीं रुकने दिया।
स्ट्राइक पे जाके काम रुक जाता ना, स्ट्राइक पे बैठ के काम नहीं कर रहे। तो ये प्रॉब्लम्स इंडिया में जैसी कंपनीज में अभी भी आती हैं, लेकिन जापानीज कंपनीज में हार्मनी है प्रॉपर, देयर इज नो डिस्कॉर्ड। समझ में आ गया प्रिंसिपल? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल फाइनल एग्जाम, इसको मार्क कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या बोलो? कोऑपरेशन, कॉर्पोरेशन नहीं, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। मतलब मिलजुल के काम करना है, वर्कर्स को इंकरेज करो, उनको बार बार क्या करो, मोटिवेट करो, ताकि वो अपना बेस्ट काम करके तुम्हें दे। अब इसमें क्या क्या हाईलाइट किया गया टेलर ने? सबसे पहले उसने बोला ये ना एक्सटेंशन है प्रिंसिपल की, किसकी? हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। अंडरलाइन दिस लाइन, इट इज द एक्सटेंशन ऑफ हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। अब ध्यान देना, ऊपर मुंह कर लो। जब एक मैनेजर ने बोला कि 1 घंटे में 1 hour इज इक्वल्स टू 10 टीवी सेट्स, मतलब 1 घंटे में कितने टीवी बना के देने हैं? ये जो उसने स्टैंडर्ड सेट किया ना 10, ये थोपना नहीं है एम्प्लॉय पे। उससे पूछो तुम कितने बना सकते हो। एक एवरेज वर्कर को पहले ऑब्जर्व करो, वो कितने बनाता है। अगर 2 इंटेलिजेंट है, वो 15-20 बना देते हैं, तो सारे तो नहीं बना पाएंगे ना 1 घंटे में। हमने एवरेज वर्कर को देखना है। एक नॉर्मल एवरेज वर्कर अगर 12 टीवी भी बना रहा है, हमने स्टैंडर्ड कितना दे दिया उसको? 10, कि 10 तो कोई भी बना सकता है। समझ में आ रहा है? तो जो स्टैंडर्ड सेट करना है वो खुद नहीं करना मैनेजर ने, वो किसको देख के करना है? एम्प्लॉय को देख के करना है। अब अगर हमने एम्प्लॉय से खुद पूछा होगा कि तू कितने टीवी बना के दे सकता है, और अगर वो खुद बोलता है कि 1 hour में मैं कितने बना दूंगा? 10, तो अब मान लो उसके पास 10 मिनट रह गए और 2 टीवी अभी नहीं बने, तो वो अगले आवर में क्या कोशिश करेगा कि मैं अपना टारगेट टाइम पे अचीव करके दूं, क्योंकि मैंने ही तो सर को खुद बोला था कि मैं 1 घंटे में 10 टीवी बनाऊंगा। तो आपने उसी से पूछा है ना, तो वो और मोटिवेटेड होगा कि मेरे से पूछ के काम कर रहे हैं और मैं कर नहीं पा रहा, शेम ऑन मी, मुझे करना चाहिए ये काम। समझ में आ रहा है? तो अगर आप कोई भी स्टैंडर्ड सेट करते हो, आपको अपने वर्कर से पहले क्या करनी चाहिए? खुल के बात। तो एक वर्ड आया था ओपन कम्युनिकेशन सिस्टम, आया ऊपर वाले पॉइंट में होगा, फिर ऊपर वाले पॉइंट में होगा एक कीवर्ड ओपन कम्युनिकेशन सिस्टम। अंडरलाइन कर लेना। कौन सी लाइन है रनी? ओपन कम्युनिकेशन सिस्टम। नेक्स्ट पेज पे फर्स्ट पैराग्राफ की लास्ट लाइन। उसके बाद ना इसमें इनिशिएटिव भी आ गया। इनिशिएटिव का मतलब होता है ऊपर मुंह। इनिशिएटिव का मतलब होता है अगर कोई एम्प्लॉय आगे आके खुद से कोई सजेशन दे रहा है तो उसको सुनना चाहिए कि नहीं सुनना चाहिए? सुनना चाहिए। वो मोटिवेट होगा कि मेरी बात सुनी जा रही है। और अगर मान लो उसके आइडिया से आपको कोई प्रॉफिट हुआ है, तो उस प्रॉफिट में से कुछ शेयर अगर हम उस एम्प्लॉय को भी दे देंगे, वो और लॉयल हो जाएगा आपके साथ, वो और बढ़िया काम करेगा। तुमने अगर 20 करोड़ एक एम्प्लॉय के आइडिया से कमा लिया, उसको अगर 1 करोड़ भी दे दोगे, 50,000 भी दे दोगे, तब भी उसको क्या मिलेगी? मोटिवेशन। he will work more harder। तो ये जो ब्लैक में उन्होंने हाईलाइट करके रखा हुआ है ना, मैनेजमेंट शुड वेलकम गुड सजेशंस ऑफ एम्प्लॉइज एंड दे शुड बी रिवॉर्डेड फॉर देयर सजेशन। दिस इज द की लाइन ऑफ द प्रिंसिपल। मिल गया? उसके बाद ऊपर जो भी काम है वो सारा पहले छोटे छोटे पार्ट्स में क्या कर लो, ताकि एक वर्कर के ऊपर कभी भी बर्डन ना हो। उसको अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हो तो साथ में क्या दो? अथॉरिटी भी दो, ताकि काम टाइम पे कंप्लीट हो। अथॉरिटी ज्यादा दे दोगे तो वो क्या हो जाएगी? मिसयूज। कम दे दोगे तो काम टाइम पे कंप्लीट नहीं होगा। ये प्रिंसिपल है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। पहला प्रिंसिपल आज हमने पढ़ा साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। इसका मतलब होता है डिक्टेटरशिप में नहीं चलना, अपना भी दिमाग लगाना है, साइंटिफिक मेथड्स को यूज करना है। साइंस मीन सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। वर्क स्टडी करो, टाइम स्टडी करो, फटीग स्टडी करो, फिर काम को बांटो। ठीक है? हिट एंड मिस मेथड्स, तुक्के नहीं मारने, इंट्यूशंस पे नहीं चलना। हर चीज का एक साइंटिफिक वे होता है करने का, वो करो। डिक्टेटरशिप को नहीं मानना। हो सकता है 20 साल पहले वो जमीन अपनी जगह पे ठीक थी, लेकिन 20 साल बाद एनवायरनमेंट क्या हो चुका है? चेंज हो चुका है। अब मे बी वही डिसीजन थोप रही है वो, तो वो ठीक नहीं होगा कंपनी के लिए। अब हमें मॉडर्नाइज होना पड़ेगा अपने। तो वो कैसे होगा? प्रॉपर स्टडी करके, हर चीज की स्टडी करके, टाइम स्टडी, मेथड स्टडी, मोशन स्टडी, फटीग स्टडी, मेंटल रेवोल्यूशन, ये सब कुछ करके आप अपना काम बांटो। सेकेंड प्रिंसिपल में हमने क्या पढ़ा? हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड में हमने ये पढ़ा कि हमें मिलजुल के काम करना है, कोऑपरेशन में काम करना है, एक दूसरे को मोटिवेट करना है, नेगेटिव एटीट्यूड को हटा के पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है। मैनेजमेंट ने वर्कर्स की तरफ और वर्कर्स ने मैनेजमेंट की तरफ।
तीसरे प्रिंसिपल में हमने पढ़ा कोऑपरेशन नॉट, ये उसी को एक्सटेंड करता है सेकंड प्रिंसिपल को, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड को। आप मैनेजर हो तो आप वर्कर्स को बार बार क्या करो, मोटिवेट करो, उनको सुपरवाइज करो, उनकी गलतियां उनको ऊपर डांटो मत, उनको पहले सिखाओ कि काम कैसे करना चाहिए, स्टैंडर्ड सेट करना है उन्हीं से करवाओ कि कितना 1 घंटे में तुम काम करके दोगे, फिर वो अपने आप ऑटोमेटिकली करके दिखाएगा क्योंकि वो लॉयल हो जाएगा कि तुमने उससे डिसीजन लिया। फिर अगर वो इनिशिएटिव ले रहा है, कोई सजेशन दे रहा है तो सजेशन को सुनो, उसकी बात मानो। समझ में आया? कमिंग टू द फोर्थ प्रिंसिपल, क्या नाम है इसका? पढ़ते हैं प्रिंसिपल का नाम, क्या नाम है? डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। आपने देखा होगा कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स के टीचर्स हैं वो छुट्टियों पे जाते हैं, बीच बीच में लेक्चर्स नहीं ले पाते, उनको सीबीएसई की तरफ से क्या मिलती है? ट्रेनिंग, और वो ट्रेनिंग कंप्लीट करनी होती है। नॉट ओनली गवर्नमेंट स्कूल्स, इवन प्राइवेट स्कूल टीचर्स आल्सो हैव अ कंपल्शन ऑफ सीबीएसई ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। 16 घंटे की ट्रेनिंग आ गई कोई, तो वो 16 घंटे कैसे पूरे करने हैं? 2 hours in one day, 2 hours in the next day, 2 hours in the next day, और जब तक 16 घंटे कंप्लीट नहीं होते उनको ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट नहीं मिलता। ट्रेनिंग क्यों देनी चाहिए अपने एम्प्लॉइज को? ताकि वो नए मेथड्स को लर्न कर सकें, अपनी नॉलेज को एनहांस कर सकें। अब खुद सोचो, अगर एक ट्रेन्ड वर्कर है और एक अनट्रेन्ड वर्कर है, अगर आपकी खुद की एक ऑर्गेनाइजेशन है, आप किसको प्रेफर करोगे रखने के लिए? ट्रेन्ड को। उसके पास नॉलेज ज्यादा होगी, उसके पास एक्सपीरियंस ज्यादा होगा, उसके पास स्किल्स ज्यादा होंगी। तो अगर पढ़े लिखे लोग रखोगे तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को वो नीचे नहीं लेके जाएंगे, उल्टा और आगे लेके जाएंगे। तो इससे दोनों का फायदा है, कंपनी का भी फायदा है और वर्कर्स का भी फायदा है। वर्कर्स का क्या फायदा है? उनको ट्रेनिंग मिल रही है, उनकी नॉलेज बढ़ रही है, नॉलेज बढ़ने से वो सैलरी क्या कर लेंगे अपनी, बढ़वा लेंगे ऑर्गेनाइजेशन में। या अगर वो जॉब स्विच करेंगे तो वो ये बोलेंगे मैंने ये ट्रेनिंग्स की हुई हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली उनकी सैलरी अब क्या हो जाएगी? हाई हो जाएगी। तुमने देखा होगा पहले 3 साल जॉब की, जॉब एक्सपीरियंस लिया, जब हम चौथे साल जॉब चेंज करते हैं हमें सैलरी में क्या मिलता है? इंक्रीज मिलता है, इसको बोलते हैं इंक्रीमेंट। क्या बोलते हैं? समझ में आ रहा है? तो अपने वर्कर्स की ट्रेनिंग करवाते रहो और उनको सिलेक्ट अच्छे से करो। अगर आपकी सिलेक्शन में कोई प्रॉब्लम है या अगर आपने उनको ट्रेनिंग बढ़िया नहीं दी तो फिर कोई काम नहीं, आपके वर्कर्स आपको छोड़ के चले जाएंगे क्योंकि आप उनको कुछ सिखा नहीं रहे हो। तो वर्कर्स चाहते हैं कि सिर्फ काम ना करवाया जाए हमसे, हमें कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी हमारे में होनी चाहिए ताकि हम कुछ नया सीखें, और नया सीखने से उनमें कॉन्फिडेंस क्या होगा? बिल्डअप होगा। ज्यादा कॉन्फिडेंस वाले लोग ज्यादा अच्छा काम करेंगे। अब एक वर्कर है, मान लो उसके 99% मार्क्स थे +2 में और उसके बीकॉम में मान लो 82% थे, और एक वर्कर है जिसके 50% +2 में थे और बीकॉम में 60% थे। लेकिन अगर कम्युनिकेशन और कॉन्फिडेंस इस बंदे में ज्यादा है और ये बंदा बेचारा बोलने से पहले डर जाता है, तो किसको रखेगी कंपनी? 50% वाले को रखेगी। मार्क्स डज नॉट मैटर देयर, योर कॉन्फिडेंस मैटर्स, योर नॉलेज मैटर्स एंड योर एक्सपीरियंस मैटर्स। तब जब तुम सिलेक्ट करते हो किसी एम्प्लॉय को, सिलेक्शन करते हो, तो बहुत सारे टेस्ट लेते हैं उसके सिलेक्शन करते हुए। कैसे कैसे टेस्ट होते हैं? पहला टेस्ट इंटरेस्ट टेस्ट, क्या उसका काम में इंटरेस्ट है भी सही के नहीं है। अब लेट्स टेक एन इंटरेस्ट टेस्ट इन द एग्जांपल, तरुण स्टैंड अप एंड प्रांजल स्टैंड अप। लेट्स टेक अ केस स्टडी। खड़े हो जाओ दोनों। मान लो मैं कंपनी हूं और मैं ज्वेलरी डिजाइन करती हूँ, ठीक है? मेरी कंपनी क्या डिजाइन करती है? ज्वेलरी। मैंने तरुण को ऐसे एरिया में भेजा जहां पे ज्वेलरी के बारे में ना लोगों को कुछ नहीं पता, उन्होंने कभी ज्वेलरी देखी नहीं। और प्रांजल को ऐसे एरिया में भेजा जहां पे ज्वेलरी ऑलरेडी बहुत फेमस है। तो तरुण आप बताओ, बीइंग एन एजेंट ऑफ द कंपनी, आप वहां पे सर्वे करने गए, आपको पता लगा कि आपके एरिया में ज्वेलरी लोगों ने कभी देखी नहीं, तो क्या वहां पे ज्वेलरी बिकनी चाहिए मेरी या नहीं बिकनी चाहिए? बिकनी चाहिए, क्योंकि सर लोगों के लिए नई चीज आई है। वेरी गुड। आप बताओ, आपके एरिया में ऑलरेडी ज्वेलरी बहुत ज्यादा है, तो वहां मुझे अपनी ब्रांच खोलनी चाहिए या नहीं खोलनी चाहिए? नहीं, क्योंकि कंपटीशन ही बहुत ज्यादा। वेरी गुड, सिट डाउन। तो ये एक इंटरेस्ट टेस्ट हुआ, हमने एम्प्लॉय को सर्वे करने भेजा। फिर अब मान लो तरुण आके अगर ये बोल देता कि उनको तो ज्वेलरी के बारे में पता ही नहीं है, वहां पे क्यों रखना है, वहां पे अपना यूनिट क्यों एस्टैब्लिश करना है, तो इसका मतलब उसका काम में इंटरेस्ट ही नहीं है। उसने लेकिन पॉइंट सही बोला कि जिनको उसके बारे में पता ही नहीं है वो ज्यादा अट्रैक्ट होंगे रेदर देन वो लोग जिनको उसके बारे में ऑलरेडी पता है, वहां पे ऑलरेडी ज्वेलरी की मार्केट एस्टैब्लिश है। तो ये हो गया एक सिलेक्शन टेस्ट, ठीक है? स्टैंड अप भुवनेश एंड स्टैंड अप मिस्टर वॉच। एक इंटरव्यू के लिए आया, ठीक है? मैं आपसे अलग अलग आंसर पूछूंगा, बोलना मत कुछ भी बीच में। एक इंटरव्यू के लिए आएगा और मिस्टर केशव आपका इंटरव्यू ले रहे हैं,
ही इज द सीईओ ऑफ योर कंपनी जिसमें आप इंटरव्यू देने आए। वहां पे एक सर्वेंट खड़ा था साइड पे, कोई भी बच्चा आंसर ना दे, रेज योर हैंड्स, बैठ जाओ, रेज योर हैंड्स। वहां पे एक सर्वेंट खड़ा था, तो केशव ने बोला एक कप कॉफी ले आओ। सर्वेंट को क्या ऑर्डर किया सीईओ ने? ब्रिंग 1 कप ऑफ कॉफी। कॉफी आके रख दी सर्वेंट ने। अब जो इंटरव्यू है, जो इंटरव्यू देने गया है वहां पे, उससे क्वेश्चन पूछा इंटरव्यूअर ने, व्हाट इज बिफोर यू? व्हाट इज बिफोर यू? दृष्टि, क्या आंसर दोगे आप? आपके सामने क्या है? व्हाट इज बिफोर यू? सीईओ ने इंटरव्यू वाले से बंदे से पूछा व्हाट इज बिफोर यू। अगर आप वो पर्सन हो, आप क्या आंसर दोगे? कप ऑफ कॉफी। सिट डाउन। सीईओ, वेरी गुड। टेबल। कप ऑफ कॉफी। क्वेश्चन समझ आया? मैं इंटरव्यू ले रहा हूं, मैंने बोला वेटर को कॉफी ले आओ। कॉफी आ गई, बैठ जाइए, बैठ जाइए। कॉफी आ गई, बैठ जाइए बहना। कॉफी पड़ी है टेबल पे, तो इंटरव्यू देने आया हुआ वहां पे। मैंने तेरे को क्वेश्चन पूछा व्हाट इज बिफोर यू, तो क्या आंसर देगा? फर्नीचर। बैठिए। रोशन, सीईओ। सर जॉब। जॉब अपॉर्चुनिटी, वेरी गुड आंसर। सीवी मतलब आपका रिज्यूमे। ये क्वेश्चन रियलिटी में पूछा गया था इन्फोसिस में। 1000 workers were rejected on this question. The winner who answered said tea. अब तुम्हें लग रहा होगा टी मीन्स चाय। The question was, what is before you? You से पहले क्या आता है? The letter T. This is not a joke, illiterates. ये रियलिटी है। वो क्या चेक कर रहा है तुम्हारा? प्रेजेंस ऑफ माइंड। ये तुम प्रेजेंट हो। कॉफी, टी, जॉब अपॉर्चुनिटी, सीवी। सर आप तो दिस टाइप ऑफ टेस्ट इज बीइंग टेकन व्हाइल सिलेक्टिंग द एम्प्लॉइज इन द कंपनी। वो तुम्हारा सीवी देखते भी नहीं है, खोलते भी नहीं है, तुमने कितनी क्वालिफिकेशन की है। वो क्या चेक करते हैं? तुम्हारी पर्सनालिटी। क्या चेक करते हैं? तुम्हारी हाउ यू टैकल द सिचुएशंस। एक कंपनी में सिर्फ अनमैरिड वुमेन्स का इंटरव्यू था और उनसे क्वेश्चन में ये पूछा गया, वन डे इफ यू गेट अप इन द मॉर्निंग एंड फाइंड यू आर प्रेग्नेंट, व्हाट विल यू डू? अब कई लड़कियां तो बेचारी शर्मा के निकल गई वहां से। The girl who was selected said that I will take an off from the office and enjoy the day with my husband. उसने इस चीज को पॉजिटिव आंसर में कन्वर्ट करके ये बोला कि अगर आप ये एज्यूम कर रहे हो कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो मैं एज्यूम कर रही हूँ मैं मैरिड हूँ। She was selected. This interview question was asked in company Wipro, WIPRO. So Taylor insists that whenever you are selecting the employee, that selection should be the best selection. अगर आपने गलत एम्प्लॉय को रख लिया ना अपनी जॉब पे, तो आपकी कंपनी एनहांस नहीं कर पाएगी। तो अब पढ़ो लास्ट पॉइंट की हेडिंग क्या थी? डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टुवर्ड्स ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।